नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिडनी संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। चीन के खतरे को सामने देखते हुए केंद्र सरकार ने जल थल सेना के साथ ही वायुसेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर मंगलवार को देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में सीबीआई की छापेमारी के बाद 39 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डिजिटाइजेशन के दौर में अब देश वन नेशन वन डेटा के लिए तैयार हो रहा है। कोरोना ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर डाला है। नतीजा यह है कि पहली बार सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले 6 और 14 साल के बच्चों की संख्या बढ़कर 2021 में 70.3% तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिडनी संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया है। मोदी ने कहा है कि भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया। मैं इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम दुनिया का सबसे मजबूत पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर हैं। हम लोगों की जिंदगी को गवर्नेंस के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वन नेशन वन कार्ड स्कीम से देश के करोड़ों मजदूरों को फायदा हो रहा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए लीडर सामने आ रहे हैं। एग्रीकल्चर और क्लीन एनर्जी में डिजिटल तकनीक से हम तस्वीर बदल रहे हैं। चीन के खतरे को सामने देखते हुए केंद्र सरकार ने जल थल सेना के साथ ही वायुसेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी के तहत दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना के हवाले किया जा रहा है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के झांसी में 19 नवंबर को इसे वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सूट भी दिए जाएंगे। देश भर में स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत ही किया जा रहा है। 199 में कारगिल युद्ध के समय दुश्मन के ऊंचाई पर होने के कारण इस हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी। 2006 में इसके बारे में सबसे पहले 2006 में जानकारी सामने आई। 2015 में इसका ट्रायल किया गया और इस दौरान इससे 20,000 से लेकर 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। पिछले साल चीन के साथ हुए टकराव के बीच इसकी 2 यूनिट लद्दाख में भी तैनात की गई थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर मंगलवार को देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में सीबीआई की छापेमारी के बाद 39 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 13 से ज्यादा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई को रेड में बड़ी संख्या में पोर्नोग्राफी से जुड़े गैजेट्स, पेन ड्राइव्स और लैपटॉप मिले। जब्त किए गए एक स्मार्टफोन में ओनली चाइल्ड सेक्स वीडियोस के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला है। मंगलवार रात 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। बुधवार की सुबह तक यह संख्या 20 तक पहुंच गई। शुरुआती पूछताछ और जांच में सामने आया है कि भारत में यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैला हुआ है। इस नेटवर्क में शामिल कुछ अन्य देशों के लोगों के नाम भी सामने आए हैं। डिजिटाइजेशन के दौर में अब देश वन नेशन वन डेटा के लिए तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून 1969 में संशोधन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है। केंद्र ने संशोधित कानून का ड्राफ्ट जनता के सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में साझा किया था। 17 नवंबर को सुझाव देने की अंतिम तारीख थी। अब बिल कैबिनेट के पास जाएगा। संकेत है कि 2022 में जनगणना शुरू होने से पहले नया कानून अमल
में आ जाएगा। संशोधन के बाद एक ही तारीख पर हर राज्य में यह कानून प्रभावी हो जाएगा। नया कानून लागू होने के बाद न सिर्फ जन्म और मृत्यु का पूरा डेटा केंद्रीय स्तर पर जमा होने लगेगा, बल्कि इस डेटा के आधार पर एनपीआर, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत डेटाबेस भी अपडेट हो जाएंगे। नए कानून के बाद पूरे देश में जन्म मृत्यु पंजीयन का फॉर्मेट एक हो जाएगा। अभी हर राज्य में यह डेटा और जारी होने वाला प्रमाण पत्र अलग अलग होता है। साथ ही राज्य के स्तर पर भी इस डेटा को डिजिटल फॉर्म में लाने का काम भी शुरू किया जाएगा। कोरोना ने स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर डाला है। नतीजा यह है कि पहली बार सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले 6-14 साल के बच्चों की संख्या बढ़कर 2021 में 70.3% तक पहुंच गई है। 2018 में यह 64.3% थी। वहीं निजी स्कूलों में एडमिशन लेने वालों की संख्या घटकर 24.4% पर सिमट गई है, जो 2018 में 32.5% थी। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह रही आर्थिक तंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा 62.5% मामलों में पेरेंट्स ने पैसों की कमी के कारण स्कूल बदला। यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन सबसे ज्यादा करीब 13% बढ़ा। इस सूची में केरल 11.9% दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु 9.6% के साथ में तीसरे स्थान पर और राजस्थान 9.4% पर चौथे स्थान पर रहा। तो रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आबो हवा को ठीक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने बुधवार को कुछ सख्त फैसले लिए हैं। हरियाणा के 4 जिलों में किसी भी समय ऑड इवन सिस्टम लागू हो सकता है। इसके अलावा एनसीआर में शामिल 14 जिलों में सख्ती बरतने यानी कि वर्क फ्रॉम होम के अलावा स्कूल और शिक्षण संस्थानों को 21 नवंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पॉल्यूशन को लेकर गुरुग्राम कमिश्नर, डीसी और कुछ इंजीनियर को शामिल कर एक कमेटी बनाई गई है जो इस मसले पर अपना सुझाव देगी। आपको बता दें कि दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के प्रकोप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों से जवाब तलब किया था। सर्वोच्च न्यायालय तक मामला पहुंचने के बाद हरकत में आई हरियाणा सरकार ने हरियाणा के 4 जिलों यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में शिक्षण संस्थानों के साथ ही कोयले और प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण कम होने की बजाय लगातार बढ़ता चला गया। अब प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। शादी में मेहमानों की संख्या की लिमिट खत्म कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस भी 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सभी प्रतिबंध हटाने के आदेश दिए। यह आज से ही लागू होंगे। प्रदेश के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मेले भी हो सकेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चल रहे समारोह भी निकाले जा सकेंगे। हालांकि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। वहीं रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग समेत सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आवश्यक सावधानियों
के साथ प्रतिबंध हटाए गए हैं। नाइट कर्फ्यू 17 नवंबर से ही समाप्त किया। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान आखिरकार भारत के दबाव के आगे झुक ही गया। अब जाधव पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट से मिली सजाए मौत के खिलाफ अपील कर सकेंगे। बुधवार को पाकिस्तान के उच्च सदन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी गई। 5 महीने पहले यह ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के निचले सदन से पास हो चुका है। अब इस पर सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना के बाद यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। बिल के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में बाकायदा विदेशी कैदी ऊपरी अदालतों में अपील कर सकेंगे। अब तक पाकिस्तानी जेलों में बंद विदेशी कैदी जिन्हें सैन्य अदालतों ने सजा सुनाई है, सजा के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील नहीं कर पाते थे। नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से इस मामले में सुधार करने को कहा, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा की गुरुवार यानी आज मोहाली कोर्ट में पेशी होगी। खैरा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से मनी लॉन्ड्री केस में चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उन्हें 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा गया था। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी और रिमांड मांग सकती है। वहीं खैरा के वकीलों की तरफ से उनकी जमानत के लिए दलीलें दी जाएंगी। सुखपाल खैरा पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर लाने के आरोप हैं। हालांकि खैरा ने स्पष्ट किया है कि जब वे आम आदमी पार्टी में थे तो उन्हें पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के कहने पर अमेरिका गए थे। वहां पर जो भी चुनाव फंड इकट्ठा हुआ उसे लाकर पार्टी को दे दिया गया था। इस बारे में वे ईडी को सभी सबूत सौंप चुके हैं। खैरा ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार की बदले की राजनीति करार दिया था। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के हक में आवाज उठाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सुखपाल खैरा ईडी की कस्टडी में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उनका आरोप था कि चंडीगढ़ पुलिस ने उनसे कड़ा उतरवाने को कहा, जो उनके गुरुओं की निशानी है। जिसके बाद उनके बेटे मेहताब खैरा ने कहा कि जब तक चंडीगढ़ पुलिस के अफसर पर कार्रवाई नहीं होती है, पिता सुखपाल खैरा भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। बहन को राजनेता बनाने में जुटे अभिनेता सोनू सूद की दिल्ली सीएम व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से दोबारा मीटिंग हो सकती है। वह पिछले 5 दिन से मोगा में ही है और बहन के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल 20 नवंबर को मोगा आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों की मुलाकात हो सकती है और वह पंजाब की राजनीति के बारे में कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक सोनू सूद ने अपने राजनीतिक पत्ते नहीं खोले हैं। आम आदमी पार्टी के मोगा से नेता नवदीप सिंह संघा के अनुसार अरविंद केजरीवाल यहां पर अपनी तीसरी गारंटी महिलाओं के लिए घोषित करने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर महिलाओं को विशेष रियायतें दी जाएंगी। इसके अलावा किसी अन्य प्रोग्राम की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक वह शहर की प्रेस कॉलोनी में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रही थी। हालांकि कश्मीर पुलिस के अफसरों ने बताया कि महबूबा को नजरबंद नहीं किया गया है, उन्हें सुरक्षा कारणों से प्रदर्शन वाली जगह पर जाने से रोका गया है। आपको बता दें कि हैदरपुरा में मंगलवार को एनकाउंटर में 2 आतंकी और 2 बिजनेसमैन भी मारे गए थे। इसके बाद इन व्यापारियों के परिजनों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने जानबूझकर उन्हें मारा है। वहां कोई भी आतंकी नहीं था। महबूबा समेत कश्मीर के कई नेताओं ने इस कार्रवाई की जांच की मांग की थी। यौन शोषण केस में जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू को अहमदाबाद के साबरमती इलाके में स्थित आश्रम पर विवादों में आ गया है। हैदराबाद से आश्रम आया एक युवक लापता हो गया है। उसके माता पिता उसकी तलाश में भटक रहे हैं। आश्रम ने युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। युवक के परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। आसाराम का भक्त 27 वर्षीय राहुल 3 नवंबर को साबरमती इलाके में आसाराम आश्रम अपने दोस्तों के साथ आया था। दोस्त वापस लौट गए थे, लेकिन राहुल यहीं रुक गया था। काफी दिनों तक वह घर नहीं लौटा तो माता पिता उसकी तलाश में अहमदाबाद पहुंचे और इस तरह उसके लापता होने का खुलासा हुआ। साल 2008 में दीपेश और अभिषेक नाम के 2 भाई भी इसी आश्रम में लापता हो गए थे। इसके कुछ दिनों बाद दोनों के शव मिले थे। दोनों भाई आश्रम के गुरुकुल में ही पढ़ाई करते थे। उस समय पुलिस कमिश्नर DK त्रिवेदी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आरोपों की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि बच्चों की मौत का राज नहीं खुला था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर अपने ही जाल में फंस गए हैं। मुंबई की किला कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। भ्रष्टाचार और वसूली के कई मामलों में वे आरोपी थे। कई बार बुलाने के बावजूद वह मुंबई पुलिस और IST टीम के सामने पेश नहीं हो रहे थे। हालांकि उन्हें पिछले साल गोरेगांव में दर्ज रंगदारी के एक केस में फरार घोषित किया गया था। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने उन्हें फरार घोषित करने के लिए पिछले सप्ताह मुंबई की किला कोर्ट का रुख किया। बुधवार को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेखर जगताप ने कहा कि आज से 30 दिन के भीतर अगर परमवीर सामने नहीं आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त करने का काम शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने मई से फरार चल रहे परमवीर को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया है। गृह विभाग ने उनके खिलाफ एंटीलिया विस्फोटक मामले में चूक के लिए विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले साल मुंबई के एक बार ओनर विमल अग्रवाल ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, सचिन वाजे, सुमित सिंह उर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय उर्फ बबलू, रियाज भाटी पर उनसे 9 लाख वसूलने के केस दर्ज करवाया था। इस मामले में गोरेगांव पुलिस ने कई बार परमवीर को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद पहले उनके खिलाफ जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। विमल अग्रवाल का अंधेरी स्थित ओशिवीरा इलाके में BCD रेस्टोरेंट एंड बार है। विमल अग्रवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि परमवीर सिंह ने बार चलाने के लिए उनसे 9 लाख रुपए और मोबाइल फोन
रंगदारी के रूप में मिले थे। इस मामले की गहन छानबीन जारी है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज आता नहीं दिख रहा है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने बॉर्डर से लगे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने यहां 4 गांव भी बसा दिए। चीन सैन्य विकास पर एक वैश्विक शोधकर्ता ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये खुलासा किया है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीनी गांव देखे जा सकते हैं। भूटान और चीन के बीच इस जमीन को लेकर पुराना विवाद है। दोनों देशों का दावा है कि ये जमीन उसकी है। हालांकि चीन के मनमाने तरीके से इस विवादित जमीन के बड़े हिस्से पर पिछले 1 साल में निर्माण कार्य शुरू करते हुए आज की तारीख में 4 गांव बसा डाले हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में चीन और भूटान ने एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान को कर्ज मिलना भी मुश्किल हो गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इमरान खान सरकार को $6 अरब का लोन देने के लिए 5 शर्तों की फहरिस्त थमा दी है। खास बात यह है कि पाकिस्तान अगर इन शर्तों को पूरा कर भी देता है तो उसे कर्ज मिलना तय नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इन शर्तों को पूरा होने के बाद बोर्ड सिर्फ मांग पर विचार के लिए बैठक बुलाएगा, यानी यह भी मुमकिन है कि कुछ नई शर्तें जोड़ दी जाएं। इमरान खान 2018 में प्रधानमंत्री बने थे। अब तक 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं। कोई भी मुल्क की माली हालत नहीं सुधार सका। अब तो सरकार के पास वित्त मंत्री ही नहीं है। शौकत तरीन संसद के लिए नहीं चुने जा सकते तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और प्रधानमंत्री के फाइनेंस एडवाइजर है। पाकिस्तान सरकार और IMF के बीच अप्रैल से बातचीत जारी है, लेकिन अब तक लोन नहीं मिल सका है। इसकी वजह से पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। IMF ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान उसकी आर्थिक सुधारों की शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक उसे $6 अरब के लोन की एक भी किस्त नहीं मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।